हेलो दोस्तों। डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के अति महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम को। दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण सीटेट एवं अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वंशानुक्रम को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। यह पार्ट 2 है जिसमें हम वातावरण को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको फरवरी में आयोजित होने वाले सीटेट के एग्जाम्स की सिलेबस के अनुसार बेहतर तैयारी कराई जाएगी। ही साथ यहाँ आपको पिछले 10 वर्षों का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, जो आपकी तैयारी को और अधिक निखारेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का क्या योगदान होता है। व्यक्ति के आसपास उपस्थित वह कारक जो व्यक्ति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, उन्हें वातावरण कारकों में शामिल किया जाता है। वातावरण के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के आसपास के वह कारक जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो सभी कारक वातावरणीय कारक के रूप में शामिल किए जाते हैं। आगे तो वातावरण को समझाने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं, जिनमें से एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस। उनका कहना था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो रॉस का मानना था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति होती है जो हमें प्रभावित करती है। इसी प्रकार एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ। उनका मानना था वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन को प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिस वर्ड के नाम से। उनका वातावरण के संदर्भ में मानना था कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। इनका कहना था कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे प्रभाव डालती है। ये परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो परीक्षा में सीधे के सीधे पूछ लिए जाती हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। आगे देखते हैं वातावरण के प्रकार। तो वातावरण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। इसको समझते हैं। तो पहले हम आंतरिक वातावरण को समझते हैं। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था की स्थिति से है। आंतरिक वातावरण का तात्पर्य है गर्भावस्था की स्थिति से। यदि गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या उसे पोषक तत्वों की कमी होती है तो बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में यदि महिला धूम्रपान या मादक पदार्थों का सेवन करती है तो गर्भावस्था में उसके शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब है कि आंतरिक वातावरण से तात्पर्य गर्भावस्था से है। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य गर्भावस्था की स्थिति से है। यदि गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो उसका प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आगे अब आता है बाह्य वातावरण। इसको समझते हैं। बाह्य वातावरण का तात्पर्य जन्म के बाद की स्थितियों से है। आंतरिक वातावरण गर्भावस्था की स्थिति का वातावरण या गर्भावस्था का वातावरण, और बाह्य वातावरण यानी जन्म के बाद का वातावरण। तो बाह्य वातावरण में है, बाह्य वातावरण का तात्पर्य जन्म के बाद की स्थितियों से है, जिसमें भौतिक, प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। बाह्य वातावरण में भौतिक, प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक, पर्यावरण, धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को प्रभावित करती है। आसपास का माहौल, रहन सहन आदि चीजें मनुष्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। तो बाह्य वातावरण में वे सभी चीजें आ जाती हैं जिसमें भौतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का रहन सहन, आसपास का माहौल, ये सभी चीजें व्यक्ति के बाह्य वातावरण में सम्मिलित होती हैं। आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे कि बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको देखते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो वातावरण का शारीरिक अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं।
वातावरण का शारीरिक अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके संबंध में फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण रहता है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। आगे देखते हैं, वातावरण का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको स्पष्ट करने के लिए गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उन्होंने यह मत नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की है। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। यदि बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न दिया जाए तो उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका मानसिक विकास कम होता है। अगला देखते हैं, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? इसको क्लार्क द्वारा स्पष्ट किया गया है और क्लार्क का कहना है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उन्होंने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और नीग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। उनके समान अनेक विद्वानों का मत है कि नीग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। तो क्लार्क का कहना था कि यदि बालक को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उसका मानसिक विकास या उसकी बुद्धि की श्रेष्ठता बेहतर हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि अमेरिका में जो गोरे लोग होते हैं उनको एक बेहतर वातावरण मिलता है, जिस कारण से उनकी बुद्धि लब्धि बेहतर हो जाती है, उनका मानसिक विकास बेहतर होता है। लेकिन इसके विपरीत नीग्रो लोगों को उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण उनका मानसिक विकास कम होता है। आगे देखते हैं, अब वातावरण का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कैंडोल द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उन्होंने इसे 552 विद्वानों का बौद्धिक परीक्षण करके सिद्ध की। ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान अकादमी और बर्लिन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा, अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं थीं और उनको शिक्षित जनता और उदार सरकार से पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला था। स्टीफंस का मत है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उच्च वातावरण में रखा जाता है उन सबकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू में वृद्धि हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उसमें प्रायः उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। तो बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए स्टीफंस का यही कहना था कि यदि बालक को निम्न वातावरण से हटाकर उच्च वातावरण में रख दिया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि या मानसिक विकास काफी बेहतर हो जाता है। वातावरण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको स्पष्ट करने के लिए कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक महत्व पड़ता है। कूले ने सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि बनियान और वंश का जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। इसका केवल कारण यह था कि उनके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा। वातावरण का अनाथ बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है? समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परालंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवार के होते हैं, पर केंद्रों में उनका अच्छी विधि से लालन पालन किया जाता है, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के संबंध में वुडवर्थ ने कहा कि वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। तो जितने भी ये समाज कल्याण केंद्र होते हैं उनमें अनाथ बच्चों को एक बेहतर वातावरण प्रदान किया जाता है, जिस कारण से उनका बौद्धिक विकास एवं सामाजिक विकास बेहतर हो जाता है। आगे देखते हैं, वातावरण का जुड़वा बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर ने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। तो न्यूमैन, फ्रीमैन और हॉलजिंगर ने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने पाया कि उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को एक गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान था। उसके विपरीत
नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। स्टीफंस का विचार है कि इस प्रकार के अध्ययनों से हम यह निर्णय कर सकते हैं कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव होता है, परंतु उपलब्धि पर अधिक विशेष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बालक के समग्र विकास पर वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। अब हम वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व को समझते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के महत्व के बारे में मनोवैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहा है। कुछ मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कुछ वातावरण के महत्व पर अधिक बल देते हैं। मनोविज्ञान के इस विवाद को प्रकृति पोषण विवाद या नेचर नर्चर डिबेट नाम दिया गया। प्रकृति पोषण विवाद या नेचर नर्चर डिबेट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सीटेट में इससे अधिकांश बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के इस विवाद को क्या नाम दिया जाता है, तो उसे प्रकृति पोषण विवाद या नेचर नर्चर डिबेट कहा जाता है। या इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, प्रकृति पोषण विवाद या नेचर नर्चर डिबेट। तो आज के इस टॉपिक में हमने वातावरण को विस्तार से समझा है। इसके साथ ही सीटेट का ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक वंशानुक्रम और वातावरण संपन्न होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।